तो अब क्या बात कर रहे हैं हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे बाइंड होता है, उसको हम ग्राफ के जरिए जो है देखेंगे। तो ये ग्राफ है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है उसका जो ग्राफ आता है वो आता है सिग्मोइडल कर्व, ठीक है, एक कर्व शेप में आता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ आता है। और कैसा कर्व आता है? सिग्मोइडल कर्व, सिग्मोइडल कर्व। समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है इस ग्राफ में दिखेगा। तो हम जो है यहाँ पर 100 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम जो है 75 लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम जो है 50 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 25, और ये हो गई 0। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ले लेते हैं, जो है क्या होगा 10 और 20 और 30 40, और उसके बाद 50, और उसके बाद यहाँ पर 100। पहली बात ये बता दूं कि अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के, अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें हम, तो हमारे पर्यावरण में फिलहाल मतलब हमारे चारों ओर, फिलहाल मेरे चारों ओर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो लगभग है 160 mmHg। कितना है? 160 mmHg, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का मतलब यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना दाब है, जो प्रेशर है, ठीक है, वो कितना है, लगभग 160 mmHg। क्योंकि किसी चीज़ का अगर हमारे चारों ओर दाब होगा तभी तो वो हमारे लंग्स के अंदर जाएगी। अगर ऑक्सीजन का यहाँ दाब कम पड़ जाए तो क्या ऑक्सीजन मेरे शरीर के, मेरे लंग्स के अंदर जाएगी? नहीं जाएगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे लंग्स से ज़्यादा मेरे पर्यावरण में मेरे चारों ओर जो ऑक्सीजन है उसका दाब मेरे लंग्स के अपेक्षा ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है वो क्या करेगी, गैस जो है मेरे लंग्स के अंदर जाएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने मिश्रण पढ़ा होगा, डिफ्यूजन पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि गैस जो है हमेशा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाती है ना, ऐसा आपने पढ़ा होगा कि गैसें जो है कहाँ से कहाँ मूव करती है, हमेशा हायर कंसेंट्रेशन से, जहाँ उनकी उच्च सांद्रता है वहाँ से वो निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू दी लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लंग्स के अंदर फिलहाल जो है जब मैं इनहेल करने की कोशिश करूँगा वो इनहेलेशन कैसे होगा, क्योंकि मेरे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है या जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है एज कम्पेयर टू मेरी जो सराउंडिंग्स है, मेरे चारों ओर का जो वातावरण यानी मेरा पर्यावरण जो है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे फिलहाल जो चारों ओर है ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 160 mmHg, ठीक है। इसको आप ऐसे ले सकते हो नॉर्मल, जैसे ये प्लेन एरिया है तो यहाँ पर जो है 160 mmHg है। जैसे आप समुद्र की ओर जाओगे और समुद्र में गहराई में उतरोगे तो वहाँ पर जो है दाब और भी ज़्यादा होगा, और जैसे आप हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाओगे, मतलब पहाड़ों की तरफ जाओगे, ठीक है, एवरेस्ट की चोटी जैसे जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का दाब बहुत कम होगा, तो वहाँ पर जो है आपको क्या होगा, सांस लेने में जो है दिक्कत होगी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इतना नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। सांस लेने में तकलीफ क्यों होगी? क्योंकि क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है, तो आपको जो है सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। फिलहाल हम एक नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, आराम से ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे ले सकते हो कि इधर तो जो है क्या लिखा हुआ है, पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है ऑक्सीजन का 10 से लेकर के 100 तक, और इधर लिखी हुई है इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन की प्रति कितने प्रतिशत जो है ऑक्सीजन को ये बाइंड करेगा, परसेंटेज लिखी हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब पार्शियल प्रेशर 100 होगा, पहले इतना समझ लो कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की अगर आप बात करो तो हीमोग्लोबिन एक 4 सब यूनिट का प्रोटीन है। कितनी सब यूनिट का प्रोटीन है?
4 सब यूनिट, 4 सब यूनिट का प्रोटीन है, 4 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अल्फा 2 और बीटा 2, अल्फा 2 और बीटा 2 4 सब यूनिट का प्रोटीन है। इसमें अल्फा की 2 यूनिट्स होंगी और बीटा की 2 यूनिट्स होंगी। ठीक है, तो ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो जिसमें जो है आयरन बेसिकली इसका सेंट्रल एलिमेंट होता है और इसकी एक ग्लोबिन चेन होती है बेसिकली, और ये क्या करता है, एक बार में ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को बांध सकता है अपने साथ। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल को बांध सकता है, 4 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक ऑक्सीजन पर एक हीमोग्लोबिन पर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चढ़ सकते हैं, 4। मतलब ये एक ऐसी कार है जिसमें 4 सीट है ऑक्सीजन के लिए। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब? समझ रहे हो कि ये एक ऐसी कार है जिसमें जो है ऑक्सीजन के लिए कितनी सीट है, 4 सीट है। तो एक बार में ये केवल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बैठा करके ले जाएगा। समझ में आया? और इसकी जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन के प्रति वो कोऑपरेटिव फैशन में होती है। कैसे फैशन में होती है? कोऑपरेटिव बॉन्डिंग होती है, कोऑपरेटिव बॉन्डिंग होती है। कोऑपरेटिव बॉन्डिंग का मतलब यहाँ इससे है कि जब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ये पकड़ेगा तो दूसरा आसानी से चढ़ जाएगा, तीसरा और आसानी से चढ़ जाएगा और चौथा और आसानी से उसके साथ बाइंड हो जाएगा। मतलब एक बाइंड होने की देर है, दूसरा और आसानी से, तीसरा और आसानी से और चौथा उससे भी आसानी से। समझ में आ गया? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की 2 स्टेट होती है। कितनी स्टेट होती है? 2 स्टेट होती है, 2 अवस्थाएं होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कितनी स्टेट होती है? 2 स्टेट होती है। ये समझ में आ गया कि हीमोग्लोबिन एक बार में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, बाइंड करेगा। दूसरा, इसकी जो बॉन्डिंग होती है इसके साथ कैसे होती है? कोऑपरेटिव बॉन्डिंग होती है, कोऑपरेटिव फैशन में। मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया, दूसरा और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक पहले ने दूसरे को कोऑपरेट किया, दूसरे ने तीसरे को कोऑपरेट किया और तीसरे ने चौथे को कोऑपरेट किया। ठीक है, ये एलोस्टेरिक एंजाइम है। पहली बात तो ये कैसा एंजाइम है? एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक। ठीक है, एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक का मतलब ये है कि मतलब इसमें जो है चेंजेबल है एक तरह से ना, मतलब एक जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड करेगा तो दूसरा इसकी स्ट्रक्चर में ऐसे चेंज होएगा कि दूसरा और आसानी से बाइंड हो जाएगा, तीसरा और आसानी से बाइंड हो जाएगा और चौथा और आसानी से बाइंड हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब क्या है, मैंने क्या बताया कि हीमोग्लोबिन की 2 स्टेट होती है। हीमोग्लोबिन की 2 स्टेट होती है, 2 स्टेट होती है। एक होती है टी स्टेट, एक होती है टी स्टेट और एक होती है आर स्टेट। ठीक है, एक होती है टी स्टेट और एक होती है आर स्टेट। ठीक है, टी का मतलब है टेंस स्टेट और आर का मतलब है रिलैक्स स्टेट। ठीक है, तो जब हीमोग्लोबिन खाली होता है, जब हीमोग्लोबिन खाली होता है मतलब उसके पास ऑक्सीजन नहीं होती, तो वो कौन सी स्टेट में होता है? टी स्टेट में होता है, टेंस स्टेट में होता है। मतलब वो एक तरह से ऐसे होता है कि जब तक उसके पास ऑक्सीजन नहीं होती तब तक वो टेंस अवस्था में होगा, तनावपूर्ण अवस्था में होगा, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ गया टी स्टेट का मतलब और आर स्टेट का मतलब? ठीक है, जब तक ऑक्सीजन नहीं है इसके पास, जब तक ये किस अवस्था में है? टेंस स्टेट में। ठीक है, और जैसे ही ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो गई तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा? आर अवस्था में आ जाएगा, यानी रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। अब रिलैक्स हो गया वो, अब इसने जो है ऑक्सीजन को चारों मॉलिक्यूल को बाइंड कर लिया है, तो अब ये किस अवस्था में आ जाएगा? रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। तो पहले तो ये समझ लो, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन की 2 अवस्थाएं होती है, एक होती है आर अवस्था, एक होती है टी अवस्था, यानी टी फॉर टेंस स्टेट एंड आर फॉर रिलैक्स स्टेट। जब ऑक्सीजन नहीं होगी इसके पास तब कौन सी अवस्था में ये बताओ? है?
रिलैक्स में नहीं होगा जब तक ऑक्सीजन इसके पास नहीं है। मतलब ये एक ऐसी कार लिए घूम रहा है, जब तक इसके पास सवारी नहीं है तब तक ये टेंस स्टेट में है, और जैसे ही इसने ऑक्सीजन को भर लिया तब ये रिलैक्स हो गया। ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है। तो ये चीज आप समझ चुके हैं, ये क्लियर है, टी स्टेट और आर स्टेट, ठीक है। तो एक तो ये है इसके बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है, अवस्थाओं, इसकी अवस्था के बारे में कि कैसे जो है ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है। अच्छा, अब हम ये जो है इसका ग्राफ देख रहे थे पहले तो ये, ठीक है, इसका जो है हम ग्राफ देख रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 होगा तो लगभग ये हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल को बांध लेगा इसके साथ। भाई एक बार में इसके साथ कितने मॉलिक्यूल बैठ सकते हैं ऑक्सीजन में? 4 ही तो बैठ सकते हैं, 4 से ज़्यादा तो नहीं है, 4 की सीट है उसके पास, तो 4 से ज़्यादा तो बैठाएगा ही नहीं, ठीक है, समझ। तो जब पार्शियल प्रेशर आपको जब चारों ओर का जो है क्या होगा, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, 100 हो, मतलब कहाँ का, हमारे लंग्स के अंदर, क्योंकि हीमोग्लोबिन वहाँ है। एल्वेओलाई में जो है गैसेस एक्सचेंज होता है ना, कल मैंने पढ़ाया था कि एल्वेओलाई एक वो स्थान है लंग्स का जहाँ पर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। एल्वेओलाई वो स्थान है, वो साइट है जहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। कितना समझ में आ गया? तो मेरे कहने का मतलब यह है, अगर वहाँ पर पार्शियल प्रेशर 100 है तो ये जो है ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेगा, 4 मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर जो है पार्शियल प्रेशर 40 है तो ये कितने मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेगा, 75%। ये 100% तो 4 ही मॉलिक्यूल है, अगर 4 मॉलिक्यूल बाइंड होंगे तो 100%। और अगर जो है 75%, अगर पार्शियल प्रेशर 40 है तो ये कितने परसेंट हो जा रहा है, 75%। 75% का मतलब क्या है, 3 मॉलिक्यूल। 75% का मतलब क्या है भाई, 100% है कोई चीज और 4 मॉलिक्यूल है, तो समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब। तो 75% का मतलब क्या है कि वो उसके पास जो है फिलहाल 3 मॉलिक्यूल उसने अपने साथ बांध रखे हैं ऑक्सीजन की, चलो मेरे साथ, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर जो है 30 है तो ये कितने मॉलिक्यूल को बांध रहा है, 50%, यानी 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी 2 मॉलिक्यूल। और अगर पार्शियल प्रेशर 20 है तो ये कितने मॉलिक्यूल को बांध रहा है, 25%, यानी कि केवल 1 मॉलिक्यूल। समझ में आ गया ग्राफ? ये जो ग्राफ ये कहना चाह रहा है कि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, इसका जो कर्व आता है वो सिग्मोइडल कर्व आता है। कैसा कर्व आता है, सिग्मोइडल, एस शेप का, ठीक है। कैसा आता है, एस शेप का, एस शेप का, इसको बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व, ठीक है। इस तरह के आकार का ऐसे जो है कर्व शेप में, एस की शेप में, है ना, समझ में आ रहा है? ये कह रहा है कि एक तरफ आप पार्शियल प्रेशर लिख दीजिए ऑक्सीजन का और एक तरफ जो है हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता परसेंटेज लिख दीजिए कि किस तरह से कितनी प्रतिशत मात्रा को जो है ऑक्सीजन की बाइंड करता है। तो आपने देखा है पार्शियल प्रेशर 100 करने पर ही वो जो है ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा। अगर आप 60 या 40 भी कर दोगे, 60 कर दोगे अगर, ठीक है, या 50 कर दोगे, तब भी वो जो है ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को नहीं बाइंड करता। 100 करने पर ही वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा। और अगर 40 भी हो तब भी वो 3 मॉलिक्यूल को बाइंड कर रहा है, 30 हो तब वो 50% को बाइंड कर रहा है, और अगर 20 हो तब वो 25% को बाइंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ 25% का मतलब है 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 50% का मतलब है 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 75% का मतलब है 3 मॉलिक्यूल, और 100% का मतलब है 4 मॉलिक्यूल। इतना सब क्लियर है, ठीक है। तो ये है हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है, उसमें क्या रखा है कि इसको समझाना है। तो ये समझ में आ गया? एक बार दोबारा रिपीट करूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं है ना, ठीक है, क्लियर है? अवस्थाओं का मतलब समझ में आ गया, टी स्टेट और आर स्टेट, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं इसका हम, हाँ एक और चीज है, ये तो हीमोग्लोबिन का कर्व हो गया,
एक वर्ड आपने और सुना होगा, मायोग्लोबिन। सुना है मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का छोटा भाई, मायोग्लोबिन, ठीक है, छोटा भाई है, हीमोग्लोबिन का छोटा भाई है मायोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन क्या क्या काम करता है, क्या काम करता है हीमोग्लोबिन? एक तो रेड ब्लड प्रोवाइड करना, दूसरा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ये इसका बेसिक काम है जो हमें पता है, ठीक है। अब मायोग्लोबिन क्या करता है? मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है, स्टोर करके रखता है एक तरह से ना, ठीक है। मायोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है और मायोग्लोबिन क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ये कहाँ पर होता है? मसल्स में होता है। देखो जैसे आप नॉर्मल ब्रीथिंग चल रही है, ठीक है, और आप जो है सांस जो है लंबी सांसें ले रहे हो, तो तब क्या होगा? जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी, जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी उसको मायोग्लोबिन अपने साथ रख लेगा, उसको मायोग्लोबिन अपने साथ रख लेगा, स्टोर कर दिया। अब आप जो है क्या हो रहा है कि आप जो है कुछ हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम कर रहे हो या कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें जो है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो तो एक सीमित मात्रा में ट्रांसपोर्ट करेगा ना हीमोग्लोबिन, वो तो 4 मॉलिक्यूल को बांध सकता है अपने साथ। अब हो सकता है कि आपकी मसल्स में जो है ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, हो सकता है, नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप जब हैवी एक्सरसाइज करोगे तो तब ऑक्सीजन की इतनी मात्रा आपकी मसल्स को नहीं मिलेगी, तो तब क्या होगा? जो मायोग्लोबिन ने स्टोर करी हुई ऑक्सीजन है अपने पास, वो उसको छोड़ देगा, वो रिलीज कर देगा, और ये केवल एक ही ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल को बाइंड करता है अपने साथ। जबकि हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है? 4 मॉलिक्यूल को, और मायोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल को स्टोर कर सकता है? 1 मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन, ठीक है। समझ में आ गया हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का केस, ठीक है। अब अगर इसके कर्व की अगर आप बात करें मायोग्लोबिन के, तो इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है? हाइपरबोलिक, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ। इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है? हाइपरबोलिक। ये मायोग्लोबिन का ग्राफ है और उसका ग्राफ कैसा आएगा? हाइपरबोलिक। ये कैसा है? सिग्मोइडल। ये मायोग्लोबिन का है, मायोग्लोबिन। इसका जो ग्राफ है वो कैसा है? कैसा है? हाइपरबोलिक। कैसा है? हाइपरबोलिक। समझ में आ गया अपना? हीमोग्लोबिन भी समझ में आ गया मेरे ख्याल से, और मायोग्लोबिन भी समझ में आ गया, ठीक है। मायोग्लोबिन कहाँ पर होता है? हमारी मसल्स में होता है, और मसल्स में क्या काम करता है? ये ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। जैसे आप खाना एक्स्ट्रा खा लो, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है हमारे लीवर के अंदर। ऐसे ही जब आप ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारी मसल्स में मायोग्लोबिन के पास जो है स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब उसकी जरूरत पड़ती है तो मायोग्लोबिन उसको छोड़ देता है, ठीक है। समझ आ गया? अब हम बात करेंगे इसके रेगुलेशन की, कैसे ब्रीथिंग जो है रेगुलेट होती है। ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है। सूची समझ में आ रहा है? या बोर हो गए हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है तो लोगों को नींद आ रही है। अब हम बात करेंगे इसके रेगुलेशन की, ठीक है, कि कैसे जो है रेगुलेशन होता है। आपको क्या लगता है कैसे रेगुलेशन होता होगा इसका, ब्रीथिंग का? कोई बताना चाहेगा? ब्रीथिंग का रेगुलेशन कैसे होता है? जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसका रेगुलेशन कैसे होता है? कैसे जो है क्या कह रहे हो आप? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे रेगुलेट होता है? बस यही है और कुछ नहीं है। देखो आप सभी को पता है कि हमारे पास ब्रेन है? हमारे पास ब्रेन है? यस सर। तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जाहिर सी बात है आपके जो है हमारी ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता होगा,
ठीक है। तो अगर ब्रीथिंग के कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसका जो रेगुलेशन होता है वो ऑटोनोमस रेगुलेशन होता है। कैसा रेगुलेशन होता है? ऑटोनोमस। मतलब हमको याद नहीं करना पड़ता कि हमें सांस लेनी है छोड़नी है, वो अपने आप चलती रहती है। आप ड्राइव कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप कुछ भी एनी अदर एक्टिविटी कर रहे हो, आपका ब्रेन जो है इन्वॉल्व है दूसरी चीज़ों में, आप कुछ और सोच रहे हो, लेकिन फिर भी जो है आपकी ब्रीथिंग जो है चलती रहती है कंटिन्यूसली, रुकती तो नहीं ना। ठीक है, तो ये कैसा रेगुलेशन है? ऑटोनोमस रेगुलेशन है। मतलब हम अपनी इच्छा से जो है इसको क्या नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब ये है कि अपने आप ही होती रहती है। अब बात करते हैं कि कहाँ से रेगुलेट होती है। ये तो बात पता चल गई कि ऑटोनोमस रेगुलेशन है। तो जाहिर सी बात है ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा फॉर ब्रेन है। ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं ना, एक फॉर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है, एक हाइड ब्रेन होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा पोन्स है और ये हमारा मेडुला है। जो हमारे ब्रीथिंग कंट्रोलिंग सेंटर है वो हमारे पोन्स और मेडुला में होते हैं। ठीक है, बेसिकली इस क्षेत्र को जो है ब्रेन स्टेम भी बोला जाता है बेसिकली, और यहीं से हमारी जो है ब्रीथिंग जो है रेगुलेट होती है। ठीक है, क्या? तो ये हमारा फोर ब्रेन है यहाँ तक। ठीक है, सेरेब्रल जिसमें आता है, फिर यहाँ पर जो है मिड ब्रेन है और हाइड ब्रेन में आ गया आपके पोन्स और मेडुला। ठीक है, समझ में आ गया? पोन्स और मेडुला मतलब हमारे इस हिस्से में जो है पोन्स और मेडुला है। कितना समझ में आ गया? इसके बाद जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, मेडुला के बाद मेडुला किससे कनेक्टेड है? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी में है। ठीक है, तो इसको खत्म करके हम देखते हैं कि पोन्स और मेडुला में कहाँ पर वो ब्रीथिंग कंट्रोलिंग सेंटर है जो कि कंट्रोल करते हैं। देखो, अब मैं पोन्स और मेडुला को भी बनाऊंगा खाली। ठीक है, ये हमारा पोन्स है और ये हमारा मेडुला है। तो जो हमारा मेडुला है, ठीक है, उसमें 2 सेंटर होते हैं। एक होता है DRG और एक होता है BRG। ठीक है, एक होता है DRG और एक होता है BRG। DRG का मतलब है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और एक होता है आपका BRG। BRG का मतलब क्या है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, ये यूनियन की है। ठीक है, एक तो है DRG और एक है BRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां से सिग्नल जाता है किसके पास? क्या है ये? डायफ्राम। ये क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम जानते हो ना, हमारे लंग्स के नीचे एक
मसल्स होती है जो कि अप एंड डाउन होती रहती है। क्या कह रहे हो आप? समझ नहीं आया मेरा, क्या कह रहे हो आप? ठीक है, डायफ्राम है, डायफ्राम। ठीक है, ये डोम शेप होती है। सबसे पहली बात तो ये है, क्या होती है, किस शेप में होती है? डोम शेप होती है। डोम शेप मैंने कल बताया था। ठीक है, डोम शेप का मतलब मैंने बताया था। ठीक है, जैसे ये नीचे की तरफ जाएगी, ये नीचे की तरफ जाएगी तो लंग्स भी हमारे जो है उसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो डीआरजी से सिग्नल आता है किसके पास? आपके डायफ्राम के पास। और ये डीआरजी ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए, या जिसको आप साइलेंट ब्रीथिंग बोलते हो। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए, नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए। तो कहने की बात यह है कि डीआरजी का सिग्नल किसके पास आता है? डायफ्राम के पास। वो उसको इंडिकेट करता है कि ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, और नॉर्मल ब्रीथिंग बेसिकली किससे होती है? आपकी डीआरजी से होती है। अब बीआरजी की बात करें अगर वेंट्रिकुलर रेस्पिरेटरी ग्रुप, तो ये किसको सिग्नल भेजता है? ये भेजता है इंटरकोस्टल मसल्स को। इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब जब आपको डीप ब्रीथिंग करनी हो, योगा के समय डीप ब्रीथिंग करते हैं ना, गहरी सांस लेनी और गहरी सांस छोड़नी, तो तब जो है डीआरजी जो है उसको रेगुलेट करता है। और बेसिकली सिग्नल किसके पास जाता है? इंटरकोस्टल मसल्स के पास। ठीक है, जो हमारी चेस्ट वाले रीजन में होती है। ठीक है, तो डीप ब्रीथिंग के लिए बीआरजी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और दो और सेंटर होते हैं। एक होता है एप्नियोस्टिक सेंटर, एप्नियोस्टिक सेंटर, और एक होता है न्यूरोटॉक्सिक सेंटर। तो अगर बात हो रही है कि ब्रीथिंग ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो बात आती है मेडुला की। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो है इन सभी को जो है रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एप्नियोस्टिक और न्यूरोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है, समझ में आ गया? तो पोन्स और मेडुला इस तरह से आपकी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। ये है हमारा न्यूरल रेगुलेशन। क्या है हमारा? न्यूरल रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, समझ में आ गया? न्यूरल रेगुलेशन में क्या है? हमारे पोन्स और मेडुला हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। इसमें आपके सबसे पहले तो मेडुला में है डीआरजी और बीआरजी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो डीआरजी है वो नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए इन्वॉल्व है और आपकी डायफ्राम को नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए सिग्नल देता है। दूसरा बीआरजी आपका इंटरकोस्टल मसल्स को सिग्नल देता है जो कि डीप ब्रीथिंग में काम करती है। और न्यूरोटॉक्सिक सेंटर और आपका एप्नियोस्टिक सेंटर ये जो है इन दोनों को कंट्रोल करते हैं। एक तरह से ये तो बात थी न्यूरल रेगुलेशन की। अब बात करेंगे केमिकल रेगुलेशन की। बस थोड़ा सा आया हुआ है, केमिकल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। फिर खत्म हो जाएगा ये जो है आपका रेस्पिरेशन जो है खत्म हो जाएगा।
अब बात करेंगे केमिकल कंडीशन। इसमें दो तरह के सेंटर होते हैं, एक होते हैं कैमरा रिसेप्टर्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं पेरिफेरल रिसेप्टर्स। पहले तो कैमरा रिसेप्टर्स, और दूसरे आपके होते हैं पेरिफेरल रिसेप्टर्स। आपके जो कैमरा रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है अगर वो बढ़ जाए, ठीक है, तो वो तब जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये बेसिकली मेडुला में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें और ये बढ़ जाए तो आपकी ब्रीथिंग जो है ये भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाए तो क्या है, ब्रीथिंग जो है बढ़ जाएगी। और ये बेसिकली मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है कम हो जाए, ठीक है, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है कम हो जाए तब भी ब्रीथिंग बढ़ जाएगी। तो वैसे तो मुझे डिटेल में बताना था, इसमें और भी था, इसके फैक्टर जो है कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इसके हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ थी, लेकिन वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग को, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही है।